हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कैसे हुआ सुनंदा का हृदय परिवर्तन। विनय का फोन आया। सहसा विश्वास नहीं हुआ। अरसा बीत गया था मुझे विनय से नाता तोड़े हुए। तोड़ने का कारण था विनय की आंखों पर पड़ी अहंकार की पट्टी। अहम ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया था। तभी तो मेरा मन उससे जो एक बार तिक्त हुआ तो आज तक कायम रहा। न उसने कभी मेरा हाल पूछा, न ही मैंने उसका पूछना चाहा। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि उसके हर फैसले पर मैं अपनी सहमति की मोहर लगाता जाऊं। अगर मुझे कहीं कुछ गलत लगा तो उसका विरोध करने से नहीं चूका, भले ही किसी को बुरा लगे। परंतु विनय को इस कदर भी मुखर नहीं हो जाना चाहिए था कि मुझे अपने घर से चले जाने को कह दे। सचमुच उस रोज उसने अपने घर से बड़े ही खराब ढंग से चले जाने के लिए मुझसे कहा। वर्षों की दोस्ती के बीच एक औरत आकर उस पर इस कदर हावी हो गई कि मैं तुच्छ हो गया। मेरा मन व्यथित हो गया। उस रोज तय किया कि अब कभी विनय के पास नहीं जाऊंगा। आज तक अपने निर्णय पर कायम रहा। विनय और मैं एक ही मोहल्ले के थे, साथ साथ पढ़े, सुख दुख के साथी बने। विनय का पहला विवाह प्रेम विवाह था। उसकी पत्नी शारदा को उसकी मौसी ने गोद लिया था। देखने में वो सुंदर और सुशील थी। मौसी का खुद का बहुत बड़ा मकान था जिसकी वो अकेली वारिस थी। इसके अलावा मौसी के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी था जो उन्होंने शारदा के नाम कर रखा था। विनय के माँ बाप को भी वो अच्छी लगी। भली लगने का एक बहुत बड़ा कारण था उसकी लाखों की संपत्ति जो अंततः विनय को मिलने वाली थी। दोनों की शादी हो गई। शारदा बड़ी नेक ख्याल की थी। हम दोनों की दोस्ती के बीच कभी भी वो बाधक नहीं बनी। मैं जब भी उसके घर जाता मेरी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक तरह से वो मुझसे अपने भाई समान व्यवहार करती। मैंने भी उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और ना ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की। इसी बीच वो दो बच्चों की मां बनी। विनय की सरकारी नौकरी ऐसी जगह थी जहां ऊपरी आमदनी की सीमा नहीं थी। उसने खूब रुपए कमाए, पर कहते हैं ना कि बेईमानी की कमाई कभी नहीं फलती। जब उसका बड़ा लड़का अमन 10 साल का था तो उस समय शारदा को एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। उसके भीतर का सारा खून सूख गया। विनय ने उसका कई साल इलाज करवाया, लाखों रुपए पानी की तरह बहाए। एक बार तो वो ठीक होकर घर भी आ गई, मगर कुछ महीनों के बाद फिर बीमार पड़ गई। इस बार वो बचाई ना जा सकी। मुझे उसके जाने का बेहद दुख था। उससे भी ज्यादा दुख उसके दो बच्चों का असमय माँ से वंचित हो जाने का था। पर कहते हैं ना, समय हर जख्म भर देता है। दोनों बच्चे संभल गए। विनय की एक तलाकशुदा बे औलाद बहन राधिका ने उसके दोनों बच्चों को संभाल लिया। इससे विनय को काफी राहत मिली। शारदा के गुजर जाने के बाद राधिका और दूसरे रिश्तेदार विनय पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। विनय तब 42 के करीब था। मैंने भी उसे दूसरी शादी की राय दी। अभी उसके बच्चे छोटे थे, वो अपनी नौकरी देखे या बच्चों की परवरिश करे। घर का अकेला पल अलग काट खाने को दौड़ता। विनय में थोड़ी हिचक थी कि पता नहीं सौतेली माँ उसके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। मेरे समझाने पर उसकी आंखों में गम के आंसू आ गए। निश्चय ही शारदा के लिए थे। भरे गले से बोला, क्यों बीच रास्ते में छोड़कर चली गई? मैं क्या माँ की जगह ले सकता हूँ? मेरे बच्चे माँ के लिए रात में रोते हैं। रात में मैं उन्हें अपने पास ही सुलाता हूँ। भरसक कोशिश करता हूँ उसकी कमी पूरी करूँ। ऑफिस जाता हूँ तो सोचता हूँ कि घर जल्दी पहुँचकर उन्हें कंपनी दूँ, वो माँ की कमी महसूस ना करें। सुनकर मैं भी गमगीन हो गया। क्षणाक्ष भावुकता से उबरने के बाद मैं बोला, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोच। क्या सोचूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। अमन 17 साल का है तो मोनिका 14 साल की। वो कब बड़े होंगे, कब उनके जहन से माँ का अक्स उतरेगा, सोच सोच कर मेरा दिल भर आता है। देखो, माँ की कसक तो हमें भी रहेगी। हाँ, दूसरी पत्नी आएगी तो हो सकता है इन्हें कुछ राहत मिले। हो सकता है, लेकिन गारंटेड तो नहीं है। कहीं मेरा विवाह का फैसला गलत साबित हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बच्चों की नजरों में अपराधी बनूंगा, वो अलग। विनय की शंका भी निराधार नहीं थी।
पर शंका के आधार पर आगे बढ़ने के लिए अपने कदम रोकना भी तो उचित नहीं। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, कौन जानता है। हो सकता है कि विनय ही बदल जाए। बहरहाल कुछ रिश्ते आए तो राधिका ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि सुंदर लड़की चाहिए। बड़ी बहन होने के नाते विनय ने शादी की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी थी, लेकिन इस बात को जिसने भी सुना उसे बुरा लगा। अब इस उम्र में भी सुंदर लड़की चाहिए। विनय के जहन से धीरे धीरे शारदा की तस्वीर उतरने लगी थी। अब उसके तस्वुर में एक सुंदर महिला की तस्वीर थी। ऐसा होने के पीछे राधिका व कुछ और शुभ चिंतकों का शादी का वो प्रस्ताव था, जिसमें उसे ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी जानकारी में एक विधवा, गोरी चिट्टी, खूबसूरत व एक बच्ची की माँ है। अगर वो तैयार हो तो शादी की बात छेड़ी जाए। भला विनय को क्या एतराज हो सकता था। अमूमन पुरुष का विवेक यहीं दफन हो जाता है। फिर विनय तो एक साधारण सा प्राणी था। उस विधवा स्त्री का नाम था सुनंदा। सुनने में आया कि उसका पति किसी निजी संस्थान में सेल्स अधिकारी था और दुर्घटना में मारा गया था। राधिका को इस रिश्ते में कोई खामी नजर नहीं आई। वजह सुनंदा का खूबसूरत होना था। रही 8 वर्षीय बच्ची की मां होने की बात, तो थोड़ी हिचक के साथ विनय ने इसे भी स्वीकार कर लिया। सुनंदा वास्तव में खूबसूरत थी, मगर पता नहीं क्यों मैं इस रिश्ते से खुश नहीं था। मेरा मानना था कि विनय को एक घर संभालने वाली साधारण महिला से शादी करनी चाहिए थी। मजबूरी ना होती तो शायद ही सुनंदा इस रिश्ते के लिए तैयार होती, क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। जुगाड़ से क्लर्की की नौकरी पाने वाला विनय कहीं से भी सुनंदा के लायक नहीं था। मुझे सुनंदा पर तरस भी आया कि काश उसका पति असमय ना चल बसा होता तो उसका एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होता। विनय मेरा दोस्त था, पर जब मैं मानवता की दृष्टि से देखता था तो लगता था कि कुदरत ने सुनंदा के साथ बहुत नाइंसाफी की। उसकी बेटी भी निहायत स्मार्ट व सुंदर थी, जबकि विनय की पहली पत्नी से पैदा दोनों संतानों में वो आकर्षण नहीं था। अकेली स्त्री के लिए जीवन काटना आसान नहीं होता। सो सुनंदा के माँ बाप ने सामाजिक सुरक्षा के लिए सुनंदा को विनय के साथ बांधना मुनासिब समझा। सुनंदा ने भी अतीत को भुला दिया और विनय को अपनाने में ही भलाई समझी। विनय उसके रूप रंग का इस कदर दीवाना हो गया कि ना तो उसे बच्चों की सुध रही, ना ही रिश्तेदारों की। सबसे कन्नी काट ली। और तो और सुनंदा के रूप सौंदर्य को लेकर इस कदर शंकित हो गया कि उसे छोड़कर ऑफिस जाने में भी गुरेज करता। मैं भी अब उसके घर कम ही जाता। मुझे लगता विनय को मेरी मौजूदगी मुनासिब नहीं लगती। वो हर वक्त सुनंदा के पीछे साए की तरह रहता, उसके रंग रूप को निहारता। सुनंदा अपने पति की इस कमजोरी को भांप गई। फिर क्या था, अपने फैसले उस पर थोपने लगी। विनय के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा परेशान अमन और मोनिका थे। वो दोनों एकदम से अलग थलग पड़ गए। विनय कहीं से भी आता तो सीधे सुनंदा के कमरे में जाकर उसे आलिंगनबद्ध कर लेता। बच्चों का हाल चाल लेना महज औपचारिकता होती। सुनंदा के रिश्ते में शादी थी। विनय व सुनंदा अपनी बेटी के साथ वहां जा रहे थे। अमन भी जाना चाहता था। उसने दबी जबान से जाने की इच्छा जाहिर की तो विनय ने उसे डांट दिया, जाकर पढ़ाई करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अमन उल्टे पांव अपने कमरे में आकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने सुबकने लगा। तभी राधिका आ गई, उसको समझा बुझाकर शांत किया। विनय वही करता जो सुनंदा कहती। विनय का सारा ध्यान सुनंदा की बेटी शुभी पर रहता। बहाना ये था कि वो बिन बाप की बेटी है। विनय सुनंदा के रंग रूप पर इस कदर फिदा था कि उसे अपने खून से उपजे बच्चों का भी ख्याल नहीं था। अमन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कोई सुध नहीं लेता। बस बच्चों के स्कूल की फीस भर देता, उनकी जरूरत का सामान ला देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमन समझदार था, पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त लगाता। थोड़ा बहुत भावनात्मक सहारा उसे अपनी बुआ राधिका से मिल जाता, जो विनय की उपेक्षा से उपजी कमी को पूरा कर देता। अब विनय अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर शारदा के मकान में रहने लगा। ये वही मकान था जिसे शारदा की माँ अपने मरने के बाद अपने नाती अमन के नाम पर कर गई थी। पुश्तैनी मकान में संयुक्त परिवार था, जहां उसकी निजता भंग होती। भाई भतीजे उसके व्यवहार में आए परिवर्तन का मजाक उड़ाते। अब जब वो अकेले रहने लगा
तो सुनंदा के प्रति कुछ ज़्यादा ही स्वच्छंद हो गया। राधिका कभी कभार बच्चों का हालचाल लेने आ जाती। मुझे अमन से विनय का हालचाल मिलता रहता। विनय के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से मैं भी आहत था। सोचता उसे राह दिखाऊं, मगर डर लगता कहीं अपमानित ना होना पड़े। अमन से पता चला कि सुनंदा माँ बनने वाली है तो विश्वास नहीं हुआ। 2 बच्चे पहली पत्नी से, तो वहीं सुनंदा से एक 8 वर्षीय बेटी, और पैदा करने की क्या जरूरत थी। अमन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया। मोनिका बीए में थी। वो खुद 45 की लपेट में था। ऐसे में बाप बनने की क्या तुक। यहीं से मेरा मन उससे तिक्त हो गया। मुझे दोनों घोर स्वार्थी लगे। मैंने राधिका से पूछा। पहले तो उसने आनाकानी की, बाद में हकीकत बयां कर दी। कहने लगी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये उन दोनों का निजी मामला है। उसने पल्लू झाड़ लिया, जो अच्छा नहीं लगा। कम से कम विनय को समझा तो सकती थी। दूसरी शादी करते वक्त मैंने उसे आगाह किया था कि ये शादी तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनने के लिए कर रहे हो। तुम्हें अकेलेपन का साथी चाहिए, वहीं सुनंदा को एक पुरुष की सुरक्षा। जहां तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक माँ मिल जाएगी, वहीं सुनंदा की बेटी को एक बाप का साया। विनय मुझसे सहमत था, मगर अचानक दोनों में क्या सहमति बनी कि सुनंदा ने मां बनने की सोची। सुनंदा ने एक लड़के को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी। विनय की भी खुशी देखने लायक थी, मानो पहली बार पिता बन रहा हो। राधिका को सोने की अंगूठी दी, वो भी बेहद खुश थी। कुछ दिनों के बाद एक होटल में पार्टी रखी गई। मैं भी आमंत्रित था। रिश्तेदार पीठ पीछे विनय की खिल्ली उड़ा रहे थे, मगर वो इस सब से बेखबर था। सुनंदा से चिपक कर बैठा अपने नवजात शिशु को खिला रहा था। अमन और मोनिका उदास थे। उदासी का कारण था उनकी तरफ से विनय की बेरुखी। रुपया पैसा देकर बच्चों को बहलाया जा सकता है, मगर उनका दिल नहीं जीता जा सकता। अमन और मोनिका को सिर्फ माँ बाप का प्यार चाहिए था। माँ नहीं रही, मगर पिता तो अपने बच्चों को भावनात्मक संबल दे सकता था। मगर इसके उलट पिता अपनी नई पत्नी के साथ रास रंग में डूबा था। जबकि दूसरी शादी करने के पहले उसने अमन व मोनिका को विश्वास में लिया था। अब उन्हीं के साथ धोखा कर रहा था। पूछने पर कहता कि मैंने दोनों की परवरिश में क्या कोई कमी रख छोड़ी है। उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अब 10 लाख देकर अमन को इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ। अब विनय से कौन तर्क करे। जिसका जितना बौद्धिक स्तर होगा वो उतना ही सोचेगा। राधिका भी दोनों बच्चों की तरफ से स्वार्थी हो गई थी। परित्यक्त राधिका को विनय से हर संभव मदद मिलती रहती, सो वो अमन और मोनिका में ही ऐब ढूंढती। मेरे जहन में एक बात रह रह कर शूल की तरह चुभती कि आखिर सुनंदा ने एक बेटे की मां बनने की क्यों सोची। अमन मौका देखकर मेरे पास आया और व्यथित मन से बोला, क्या आपको ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? ये मेरे साथ मजाक नहीं कि इस उम्र में मेरे पिता बाप बने हैं। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था। मैंने उसके मुंह पर विनय पर कोई टीका टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की, पर ऐसे समय मुझे शारदा की याद आ रही थी। वो बेचारी अगर ये सब देख रही होती तो क्या बीतती उस पर। किस तरह से उसके बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ उसका ही बाप हाशिए पर धकेल रहा था। कैसे पुरुष के लिए प्यार मोहब्बत महज एक दिखावा होता है। शारदा से उसने प्रेम विवाह किया था, कैसे इतनी जल्दी उसे भुलाकर सुनंदा का हो गया। तभी 2 बुजुर्ग दंपत्ति मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनकी बातचीत से जाहिर हो रहा था कि सुनंदा के माँ बाप हैं। बहुत खुश सुनंदा की माँ अपने पति से बोली, अब सुनंदा का परिवार संपूर्ण हो गया, एक लड़का एक लड़की। तो इसका मतलब विनय के परिवार से अमन और मोनिका हटा दिए गए। मेरे मन में ये विचार आया। घर आकर मैंने गहराई से चिंतन मनन किया तो पाया कि सुनंदा द्वारा एक बेटे की माँ बनना विनय के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने का जरिया था। ऐसे तो विनय की 2 संतानें और सुनंदा की 1, लेकिन आज तो विनय उसके रूप जाल में फंसा हुआ है। कल जब उसका अक्स उतर जाएगा तब वो क्या करेगी? हो सकता है वो अपने दोनों बच्चों की तरफ लौट जाए, तब तो वो अकेली रह जाएगी। यही सब सोचकर सुनंदा ने एक पुत्र की मां बनने की सोची, ताकि पुत्र के चलते विनय खून के रिश्ते से बंध जाए। साथ ही पुत्र के बहाने धन संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा, वरना अमन और मोनिका ही सब ले जाएंगे।
उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। औसत बुद्धि का विनय सुनंदा की चाल में आसानी से फंस गया। ये सोचकर मुझे उसकी अकल पर तरस आया। अमन ने बीटेक करके अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। जानकर विनय ने उससे बात करना छोड़ दिया। वहीं अमन का कहना था, जब उन्हें हमारी परवाह नहीं तो हम क्यों उनकी परवाह करें। क्या दूसरी शादी उन्होंने हमसे पूछ के की थी। कौन संतान चाहेगा कि उसके हिस्से का प्रेम कोई और बांटे। ऐसा नहीं कहते, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। मैं बोला, पढ़ाना तो उन्हें था ही, पढ़ाकर उन्होंने हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया है। नानी हमारे नाम काफ़ी रुपया पैसा छोड़ गई थी। आज भी पापा जिस मकान में रहते हैं वो मेरी नानी का है और मेरे नाम है। आज के लड़के काफ़ी समझदार हो गए हैं, उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता। यही सोचकर मैंने ज़्यादा तूल नहीं दिया। मोनिका की शादी करके विनय पूरी तरह सुनंदा का होकर रह गया। ना कभी अमन के बारे में हाल पूछता, ना ही मोनिका का। समय बीतता रहा। विनय ने सुनंदा के लिए एक फ्लैट खरीदा, फिर वहीं जाकर रहने लगा। अमन को पता चला तो बनारस आया और अपने मकान की चाबी लेकर दिल्ली लौट गया। विनय ने उसे काफ़ी भला बुरा कहा, खिसियाकर ये भी कहा कि पुश्तैनी मकान में उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये उतना आसान नहीं जितना पापा सोचते हैं। सुनंदा की लड़की भी अब शादी योग्य हो गई थी। सुनंदा उसकी शादी किसी अधिकारी लड़के से करना चाहती थी, जबकि विनय उतना दहेज दे पाने में समर्थ नहीं था। बस यहीं से दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया। सुनंदा उसे आए दिन ताने मारने लगी, कहती अमन को पढ़ाने के लिए 10 लाख खर्च कर दिए, वहीं मेरी बेटी की शादी के लिए रुपए नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, फ्लैट खरीदने के बाद मेरे पास 10 लाख ही बचे हैं, 35 लाख कहाँ से लाऊं। अमन से मांगो, सुनंदा बोली। बेमतलब की बात ना करो, मैंने तुम्हारे लिए उससे अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया है। मेरे लिए? सुनंदा ने त्योरियां चढ़ाई। ये क्यों नहीं कहते हो कि पैसे आने लगे तो तुम्हारे बेटे के पर निकल आए। कुछ भी कह लो, मैं उससे फूटी कौड़ी भी मांगने वाला नहीं। ठीक है, ना मांगो, पुश्तैनी मकान बेच दो। विनय को सुनंदा की ये मांग जायज़ लगी। वैसे भी संयुक्त परिवार के उस मकान में अब रहने को रह नहीं गया था। अमन को भनक लगी तो भागा भागा आया। मकान बिकेगा तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अमन विनय से बोला, सबका मतलब? मोनिका को भी हिस्सा मिलेगा। मोनिका की शादी में मैंने जो रुपए खर्च किए उसमें सब बराबर हो गया। आपको कहते शर्म नहीं आती पापा? मोनिका क्या आपकी बेटी नहीं थी जो उसकी शादी का हिसाब बता रहे हैं? तुम दोनों के पास मकान है, वो मकान मेरी नानी का दिया है, ये मकान मेरे दादा का है, कानूनन इस पर मेरा हक भी है। बिकेगा तो मेरे सामने, हिसाब होगा तो मेरे सामने। अमन का हठ देखकर सामने तो सुनंदा कुछ नहीं बोली, मगर जब विनय को अकेले में पाया तो खूब लताड़ा। बहुत पुत्र मोह था, मिल गया उसका इनाम। मेरे बेटे बेटी के मुंह का निवाला छीनकर उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, अब वही आंखें दिखा रहा है। मैंने किसी का निवाला नहीं छीना, वो भी मेरा ही खून है। खून का अच्छा फर्ज निभाया, सुनंदा ने तंज कसा। बेटी तुम्हारी है, मेरी नहीं। विनय की सब्र का बांध भी टूट गया। सुनकर सुनंदा आग बबूला हो गई। तुम्हारे जैसा बेशर्म नहीं देखा। शादी के समय तुम्ही ने कहा था कि मैं इसको पिता का नाम दूंगा। अब क्या हुआ? आ गए ना अपनी औकात पर। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हाँ, आ गया अपनी औकात पर। विनय भी ढिठाई पर उतर आया। मेरे पास इसके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, भेज दो इसे इसके पिता के पास, वही इसकी शादी करेगा। मैं इसका बाप नहीं हूँ। सुनकर सुनंदा आंसू बहाने लगी, फिर सुबकते हुए बोली, क्या ये भी तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या इसे भी इनकार करोगे? सुनंदा ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। उसे देखते ही विनय का क्रोध पिघल गया। सुनंदा की चाल कामयाब हो गई। आखिरकार अमन की ही शर्तों पर मकान बिका। मोनिका रुपए लेने में संकोच कर रही थी। अमन ने जोर दिया तो रख लिए। उस रोज के बाद विनय का मन हमेशा के लिए अमन से हट गया। रिटायर होने के बाद विनय अकेला पड़ गया। सुनंदा का बेटा अभी 15 साल का ही था। उसका ज़्यादातर लगाव अपनी माँ से था। सुनंदा की बेटी भी माँ से ही बातचीत करती। वो सिर्फ उन दोनों का नाम का ही पिता था।
ऐसे समय विनय को आत्म मंथन का अवसर मिला तो पाया कि उसने अमन और मोनिका के साथ किए गए वादे ठीक से नहीं निभाए। उसे तालमेल बैठाकर चलना चाहिए था। अपनी गलती सुधारने के मकसद से विनय ने मुझे याद किया। मैंने उससे कोई वादा तो नहीं किया, हाँ विश्वास जरूर दिलाया कि अमन को उससे मिलवाने का भरसक प्रयास करूंगा। इसी बीच विनय को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। मुझे खबर लगी तो मैं भागते हुए अस्पताल पहुंचा। सुनंदा नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, इस संकट की घड़ी में कोई साथ नहीं है। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों ने विनय को पहुंचाया। मैंने मन ही मन सोचा कि आदमी जो बोता है वही काटता है। चाहे विनय हो या सुनंदा, दोनों की आंख पर स्वार्थ की पट्टी पड़ी रही। विनय कुछ संभला तो अमन को लेकर भावुक हो गया। मोनिका विनय को देखने आई, मगर अमन ने जानकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। रात को मैंने अमन को फोन किया, विनय की इच्छा दोहराई तो कहने लगा, अंकल कोई भी संतान नहीं चाहेगी कि उसकी माँ की जगह कोई दूसरी औरत ले। इसके बावजूद अगर पापा ने शादी की तो इस आश्वासन के साथ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, बल्कि नई माँ आएगी तो वो हमारा बेहतर ख्याल रखेगी। हमें भी लगा कि पापा नौकरी करें या हमें संभालें, लिहाजा इस रिश्ते को हमने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हमें सुनंदा माँ से कोई शिकायत नहीं, शिकायत है अपने पापा से जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया और सुनंदा माँ के होकर रह गए। मोनिका की शादी जैसे तैसे की, वहीं सुनंदा माँ की बेटी के लिए पुश्तैनी मकान तक बेच डाला। मुझे संपत्ति का जरा सा भी लोभ नहीं है। मैं तो इसी बहाने पापा की नीयत को और भी अच्छी तरह जान समझ लेना चाहता था कि वो सुनंदा माँ के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। देखा जाए तो उस संपत्ति पर सिर्फ मेरा हक है। पापा ने सुनंदा माँ के लिए फ्लैट खरीदा, अपनी सारी तनख्वाह उन्हें दी। तनख्वाह ही क्यों, पीएफ, बीमा और पेंशन सभी के सुख वो भोग रही हैं। बदले में हमें क्या मिला? क्या तुम्हें रुपयों की जरूरत है? हमें सिर्फ पापा से भावनात्मक लगाव की जरूरत थी जो उन्होंने नहीं दिया। वो माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकते थे, मगर रात एक बार हमारे कमरे में आकर हमें प्यार से दुलार तो सकते थे। इतना ही संबल हमारे लिए काफ़ी था। कहते कहते अमन भी भावुक हो गया। उन्हें अपने किए पर अफसोस है, वो तो होगा ही। उम्र के इस पड़ाव पर जब सुनंदा माँ ने भी उपेक्षात्मक रुख अपनाया होगा तो जाहिर है हमें याद करेंगे ही। तुम भी क्या उसी लहजे में जवाब देना चाहते हो? उनसे प्रतिशोध लेना चाहते हो? मैं क्या लूँगा, वो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। जो भी हो वो तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने जो किया उसका दंड भुगत रहे हैं। तुम तो अपने फर्ज से विमुख ना हो। वो तुमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो तो जिंदगी की सांधे बेला में सिर्फ अपने किए पर शर्मिंदा हैं। चाहते हैं कि एक बार तुम बनारस आ जाओ ताकि तुमसे माफ़ी मांगकर अपने दिल पर पड़े नाइंसाफ़ी के बोझ को हल्का कर सकें। मेरे कथन का उस पर असर पड़ा। 2 दिन बाद वो बनारस आया। हम दोनों विनय के पास गए। सुनंदा ने देखा तो मुंह बना लिया। विनय अमन को देखकर भाव विह्वल हो गया। भर्राए गले से बोला, तेरी माँ से किया वादा मैं निभा नहीं पाया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फिर थोड़ी देर में भावुकता से जब वो उभरा तो आगे बोला, माँ की कमी पूरी करने के लिए मैंने सुनंदा से शादी की, मगर मैं उस पर इस कदर लट्टू हो गया कि तुम लोगों के प्रति अपने दायित्वों को भूल गया। मुझे सिर्फ अपने निजी स्वार्थ ही याद रहे। सुनंदा माँ को सोचना चाहिए था कि आपने शादी करके उन्हें सहारा दिया, बदले में उन्होंने हमें क्या दिया। आदमी को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अमन बोला। सुनंदा बीच में बोलना चाहती थी पर विनय ने रोक दिया। मुझे लगा यही वक्त है वर्षों बाद मन की भड़ास निकालने का। सो किंचित रोष में बोला, भाभी जरूरत इस बात की थी कि आप सब मिलकर एक अच्छी मिसाल बनते। न अमन आपकी बेटी में फर्क करता और ना ही आपकी बेटी अमन में। दोनों ऐसे व्यवहार करते मानो सगे भाई बहन हो, मगर हुआ इसका उल्टा। आपने आते ही अपने पराये में भेद करना शुरू कर दिया। विनय की कमजोरियों का फायदा उठाने लगी। जरा सोचिए, अगर विनय आपसे शादी नहीं करता तब आपका क्या होता? क्या आप विधवा होने के सामाजिक कलंक के साथ जीना पसंद करती? साथ में असुरक्षा की भावना होती सो अलग। विधवा कहने पर मुझे अफसोस हुआ। बाद में मैंने माफ़ी भी मांगी।
फिर मैं आगे बोला, कौन आदमी दूसरे के जन्मे बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहता है? विदुर हो या तलाकशुदा, पुरुष तो हमेशा बेऔलाद महिला को ही प्राथमिकता देता है। इसके बावजूद विनय ने न केवल आपकी बेटी को ही अपना नाम दिया, बल्कि उसकी शादी के लिए अपना पुश्तैनी मकान तक बेच डाला। अपनी बात कहकर हम दोनों अपने अपने घर लौट आए। एक रोज़ खबर मिली कि सुनंदा और विनय दोनों दिल्ली अमन से मिलने जा रहे हैं। निश्चय ही अपनी गलती सुधारने जा रहे थे। मुझे खुशी हुई, देर से ही सही सुनंदा भाभी का हृदय परिवर्तन तो हुआ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।